Hello students, I am Anjali Agarwal, Assistant Professor of Economics and Financial Management, श्री शिवचरण माथुर गवर्नमेंट कॉलेज मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स। इससे पहले वीडियो में हमने बैंक के मीनिंग, डेफिनेशंस एंड फंक्शंस का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम बैंक के जो विभिन्न प्रकार हैं, उनका जो संगठन है उसका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ बैंक। आधुनिक अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे बैंक हमारा कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, तो उनकी वित्तीय आवश्यकताओं में परिवर्तन होने के कारण बैंकों के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ है। हम देखें तो औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना या उद्योगों के विस्तार के लिए हमें सामान्यतः दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार कृषि क्षेत्र की जो विभिन्न साख की आवश्यकताएं होती हैं वह औद्योगिक क्षेत्र से भिन्न होती है। तो विभिन्न क्षेत्रों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग बैंकों की स्थापना की गई है। अर्थव्यवस्था में हम दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बैंकों में भी विशिष्टीकरण को अपनाया गया है। विभिन्न क्षेत्र जैसे उद्योग, कृषि, निर्यात, व्यापार आदि की अलग अलग वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग बैंकों की स्थापना की गई है। वर्तमान में जो बैंकिंग के विभिन्न प्रकार हैं उनका विवरण इस प्रकार है। फर्स्ट है जैसे आपका व्यापारिक बैंक, सेकंड है औद्योगिक बैंक या इंडस्ट्रियल बैंक्स, कृषि बैंक या एग्रीकल्चर बैंक्स, विदेशी विनिमय बैंक्स, फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स, केंद्रीय बैंक, बचत बैंक, स्वदेशी बैंकर्स, निजी क्षेत्र के बैंक, आयात निर्यात बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक। हम आगे की स्लाइड्स में एक एक करके इन बैंकों का अध्ययन करेंगे। जैसे फर्स्ट है आपका व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक क्या होते हैं? व्यापारिक बैंक वह बैंक होते हैं जो सामान्य बैंकिंग संबंधी सभी कार्य करते हैं। जब हमने बैंक के फंक्शंस की वीडियो पढ़ी थी तो उसमें मैंने बैंक के आपको सभी कार्य बताए थे। तो बैंक के सामान्य कार्य क्या होते हैं? जनता से जमा के रूप में धन स्वीकार करना, ऋण देना, उसके अलावा बैंक ग्राहकों की तरफ से चेकों का भुगतान एवं संग्रहण करते हैं। ग्राहकों के चेकों का भुगतान एवं संग्रहण करते हैं। ग्राहकों के धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण की सुविधा, जैसे हम वर्तमान में नेफ्ट, आरटीजीएस जैसी सुविधाओं का उपयोग करते हैं। ग्राहकों की बहुमूल्य वस्तुओं को रखने के लिए बैंक लॉकर्स की सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये सभी सामान्य बैंकिंग संबंधी कार्य हैं जो व्यापारिक बैंक संपन्न करते हैं। व्यापारिक बैंकों को हम पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक वह बैंक होते हैं जो रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित होते हैं। गैर अनुसूचित बैंक जिनका नाम रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं होता है। तो व्यापारिक बैंक क्या होते हैं? व्यापारिक वर्तमान में जो भी आपके राष्ट्रीयकृत बैंक्स हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी व्यापारिक बैंक हैं। इन्हें कमर्शियल बैंक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है औद्योगिक बैंक। आधुनिक युग औद्योगिकरण का युग है। उद्योगों की स्थापना, उनके विस्तार के लिए दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। जो व्यापारिक बैंक हैं वे सामान्यतः अल्पकालीन या मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं। तो उनकी जो औद्योगिक क्षेत्र की जो दीर्घकालीन आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए विशिष्ट प्रकार के औद्योगिक बैंकों की स्थापना की गई है। भारत में औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, वर्तमान में आईडीबीआई को एक व्यापारिक बैंक बना दिया गया है। लेकिन पहले जब इसकी स्थापना हुई थी आईडीबीआई और आईसीआईसीआई, यह उस समय औद्योगिक बैंक थे। वर्तमान में आईसीआईसीआई और आईडीबीआई दोनों व्यापारिक बैंक हैं। इसके अलावा आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, एसएफसी जिसे हम राज्य वित्त निगम कहते हैं, ये सभी औद्योगिक बैंकों के ही प्रकार हैं। नेक्स्ट है आपका कृषि बैंक। अब कृषि क्षेत्र की वित्तीय, जिस तरह औद्योगिक क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औद्योगिक बैंकों की स्थापना की गई, उसी प्रकार कृषि क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि बैंक की स्थापना की गई। कृषि में प्राय अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए कृषि सहकारी साख समितियां और दीर्घकालीन ऋण के लिए भूमि विकास बैंकों की स्थापना की गई। कृषि की जो शीर्ष संस्था है वह है नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की स्थापना से पूर्व कृषि साख की संबंधी कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही किया जाता था। वर्तमान में सभी व्यापारिक बैंक कृषि साख उपलब्ध करवाते हैं। नेक्स्ट है विदेशी विनिमय बैंक।
विदेशी विनिमय बैंक वह बैंक होते हैं जो विदेशी मुद्रा का लेन देन करते हैं। आज हम जो आयात निर्यात करते हैं तो एक देश को दूसरे देश की मुद्रा की आवश्यकता होती है। अब उस मुद्रा, एक व्यक्ति जो माल क्रय कर रहा है तो उसे दूसरे देश की मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो जो विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने वाले बैंक होते हैं जो विदेशी मुद्रा में लेन देन करते हैं वह विदेशी विनिमय बैंक कहलाते हैं। भारत में कोई भी बैंक पूर्णतया विदेशी विनिमय बैंक नहीं है। जितने भी व्यापारिक बैंक हैं या तो कुछ व्यापारिक बैंक ही विदेशी विनिमय संबंधी कार्य भी करते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक किसी भी देश की बैंकिंग व्यवस्था का शीर्षस्थ बैंक होता है। देश में मुद्रा तथा साख की मात्रा को नियंत्रित करने, मौद्रिक व्यवस्था का सुचारू संचालन या मौद्रिक नीति को सफल बनाने, नोट निर्गमन करने आदि कार्यों के आदि प्रमुख कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाते हैं। भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना की गई है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। हर देश में केंद्रीय बैंक के रूप में कोई ना कोई बैंक कार्यरत है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय बैंक। जिस तरह देश में बैंकिंग व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई है, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि वर्तमान युग वैश्वीकरण का युग है, ग्लोबलाइजेशन है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा तथा साख की व्यवस्था को नियंत्रित करने, मौद्रिक सहयोग स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की आवश्यकता महसूस की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और सेकंड है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, या जिसे हम औद्योगिक पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बचत बैंक। जनता की छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करने के लिए विशिष्ट प्रकार के बचत बैंक भी स्थापित किए जाते हैं। भारत में जो व्यापारिक बैंक है वही बचत बैंक के रूप में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में या जनता की छोटी छोटी बचतों के लिए पोस्ट ऑफिस द्वारा बचत बैंक की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है स्वदेशी बैंकर्स। स्वदेशी बैंकर्स जिसमें साहूकार, महाजन, सर्राफ आदि का समावेश होता है। ये बैंकर्स नहीं होते या बैंकिंग संस्था के रूप में रजिस्टर्ड नहीं होते, ये एक गैर संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, लेकिन जो भारत की ग्रामीण व्यवस्था है या कृषि व्यवस्था है उनमें इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट है निर्यात आयात बैंक। निर्यात आयात बैंक देश में जो निर्यात तथा आयात के लिए वित्त की व्यवस्था करना, निर्यात आयात में जो हम भुगतान करते हैं उसकी जो जोखिम रहती है उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए अलग से निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई है। भारत में 1982 में 1982 में एक्जिम बैंक, निर्यात आयात एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य कार्य क्या है? निर्यात तथा आयात के लिए वित्त की व्यवस्था करना और जो निर्यात आयात में हम भुगतान करते हैं उसकी जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना। लास्ट है आपका निजी बैंक। निजी बैंक व्यापारिक बैंक का ही एक प्रकार है। ये व्यापारिक बैंक ही हैं जो सामान्य बैंकिंग संबंधी सभी कार्य करते हैं। बस सार्वजनिक बैंक और निजी बैंक, सार्वजनिक बैंक सरकारी बैंक होते हैं और जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं इनका जो स्वामित्व होता है वो निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, इसलिए इन्हें निजी बैंक कहा जाता है। निजी बैंक सामान्य बैंकिंग संबंधी सभी कार्यों का संपादन करते हैं। भारत में प्रमुख निजी बैंक ICICI, HDFC ये सभी निजी क्षेत्र के बैंक हैं। नेक्स्ट है व्यापारिक बैंकों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक्स, यानी बैंक किस प्रणाली के अंतर्गत कार्य करने हैं। मुख्यतः 4 प्रणाली होती हैं: इकाई बैंकिंग, शाखा बैंकिंग, माला बैंकिंग और समूह बैंकिंग। इसमें जो 2 मेन हैं वह है इकाई बैंकिंग और शाखा बैंकिंग, क्योंकि अधिकतम देशों में यही 2 प्रणालियां प्रचलित है। बाकी जो नीचे की 2 माला बैंकिंग या समूह बैंकिंग है वह वर्तमान में देशों में प्रचलन में नहीं है। इकाई बैंकिंग या जिसे यूनिट बैंकिंग भी कहा जाता है। इकाई बैंकिंग वह प्रणाली होती है जिसमें एक बैंक का एक ही कार्यालय होता है। वो जिस स्थानीय स्तर पर बैंक खोला गया है वो उसका कार्यालय या उसका कार्यक्षेत्र वहीं तक सीमित है, उस बैंक की कोई भी शाखा नहीं होती है। तो ये स्थानीय स्तर के उद्योगपतियों, व्यापारियों को सुविधा प्रदान करते हैं, इनका कोई भी ब्रांच नहीं होती है। वर्तमान में भारत में इस तरह की इस प्रणाली को उपयोग में नहीं लिया गया है। सेकंड है आपकी शाखा बैंकिंग या ब्रांच बैंकिंग। ब्रांच बैंकिंग
शाखा बैंकिंग वह प्रणाली होती है जिसमें एक बैंक की विभिन्न शाखाएं होती है जो पूरे देश में या विदेशों में फैली हुई होती है। हम शाखा बैंकिंग की तुलना एक बड़ के पेड़ से कर सकते हैं जिसकी एक जड़ होती है और विभिन्न प्रकार की शाखाएं होती है जो विभिन्न भागों में फैली हुई होती है। उसी तरह जो बैंक्स हैं उनका एक मेन हेड ऑफिस है, उसके अलावा उसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, जैसे आज हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक, तो इनकी ब्रांचेज आज दुनिया के हर जगह हैं। तो ये शाखा बैंकिंग है। तो वर्तमान में जो प्रणाली सबसे अधिक प्रचलन में है वह शाखा बैंकिंग है। नेक्स्ट है आपका माला बैंकिंग। माला बैंकिंग में क्या होता है, दो या दो से अधिक बैंकों पर एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी एक वर्ग का अधिकार होता है। चेन सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, माला बैंकिंग को हम चेन बैंकिंग कहते हैं, जिसमें एक चेन होती है कि हाँ जी बैंक है, इसकी चेन सिस्टम है। इस जो चेन सिस्टम होते हैं इसमें जो बैंक है उस पर दो या दो से अधिक बैंकों पर एक व्यक्ति या उसके किसी वर्ग का अधिकार है। 1920 के आसपास ये प्रणाली अमेरिका में प्रचलित थी। नेक्स्ट है आपका समूह या वर्गीय बैंकिंग जिसे ग्रुप बैंकिंग कहा जाता है। अब शाखा बैंकिंग जैसे ही इस प्रणाली में भी माला बैंकिंग जैसे ही इस प्रणाली में भी दो या दो से अधिक बैंकों का कार्य संचालन एवं स्वामित्व उसमें व्यक्ति का अधिकार होता है। इसमें एक संघ या प्रमंडल के अंतर्गत वो कार्यरत होते हैं। ये प्रणाली 1925 से 1930 के बीच अमेरिका में विकसित हुई थी और अब तक प्रचलन में है। लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रणाली है या अच्छी प्रणाली, हम श्रेष्ठ प्रणाली कहें तो वह है शाखा बैंकिंग। थैंक यू। इस वीडियो से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या जो व्हाट्सएप ग्रुप है स्टूडेंट्स का उसमें भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।